चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने फिर से लाइट के ड्यूअल नेचर की बात की थी। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट यू हैव टू ट्रीट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फोटोन दैट शोज इट्स पार्टिकल नेचर, है ना। एनर्जी पैकेट्स की तरह ट्रीट कर रहे थे। कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेंगे फोटॉन्स की क्या होती है, एंड देन विल सी दैट कि जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको पहले ट्रेडिशनली वेव माना जाता था, उसको अब उसके पार्टिकल नेचर की बात करने लगे, स्पेशली इन सम फेनोमेनन लाइक, पहले हम लोगों ने ब्लैक बेयर बॉडी रेडिएशन का एग्जांपल दिया था, जिसमें प्लैंक ने इसको यूज किया था। फिर जब आइंस्टीन ने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ यूज किया, उसके साथ साथ उन्होंने इसको जनरलाइज भी किया और बताया कि यू नीड टू treat electromagnetic radiation to be having dual nature, wave nature as well as particle nature. When we are talking about phenomena like interference, diffraction, ये सब वेव फिनोमेनन है, ये सब तुमको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, आगे एक एक चैप्टर बनेगा इसका, ठीक है। सो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सब वेव प्रॉपर्टीज है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट व्हेन वी आर डीलिंग इट विद फोटॉन्स, जैसे हम लोगों ने बात की फोटॉन्स की एनर्जी की, फोटॉन्स के टर्म में बात कर रहे थे कि फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, या फिर कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, कितने फोटॉन्स की जरूरत है, या फिर एक फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आर डीलिंग विद द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड यू नो दैट कि बोर ने भी इस पार्टिकल नेचर को यूज किया इन हिज मॉडल, है ना। उनका बोर का जो मॉडल था, दैट वाज यूजिंग दिस टाइप ऑफ थिंग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फोटोन के टर्म में लो, और वो फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो इट इज एमिटिंग अ फोटोन, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, लेकिन एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे, और वहीं से अपना आगे का रास्ता खुलेगा कि आगे कौन सी थ्योरी है जिसने फिजिक्स का या फिर इन जनरल साइंस का पूरा पिक्चर ही चेंज किया, ठीक है। सो एक दो चीजें समझ लेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, ठीक है, फोटॉन्स एक एक करके जो ऑलरेडी समझा हुआ है वो क्या है। पहला, हम लोगों ने एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात की थी, और बोला था इट विल बी ई ऑफ फोटॉन विल बी नथिंग बट h इंटू न्यू और hc अपॉन लैम्डा, है ना। ये तो सीखा है हम लोगों ने अभी तक। दूसरी चीज, अगर हम लोग मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करें तो क्या करेंगे, तो फॉर मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, देखो पार्टिकल नेचर पे आ गए तो क्या होता है ना, थोड़ा सा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स तुम लोगों को ट्वेल्थ क्लास के एंड में जरा सा बताया जाएगा फिजिक्स में। बाकी वो आगे हायर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का मैटर हो जाता है, जहाँ रिलेटिविटी पढ़ाई जाती है साइंस के स्टूडेंट को या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को, ठीक है। तो तुम्हारे लिए वो काम का नहीं है आगे, लेकिन वहां पे तुमको पढ़ाया जाएगा कि इफ a particle or a matter is moving with some speed, then इसका मास जो होता है वो डायनेमिक होता है, वो वेरिएबल हो सकता है if speed is changing। हम लोग उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द मास ऑफ फोटोन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक मास, तो इसका मोमेंटम अगर हम लोग p बोलते हैं, so that is m into c, where m is its dynamic mass। फोटोन एक ऐसी चीज है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, मतलब वो रेस्ट में रह के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी उससे चलता है। तो यहाँ जो m है दैट इज द डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, so this is nothing but speed of light, this is dynamic mass of photon। और ये तो मैंने बोला ही मोमेंटम को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेनी है नोट में, रेस्ट मास अगर कोई पूछ दे ऑफ फोटोन इज जीरो, ठीक है। सो फोटोन आर द थिंग्स व्हिच आर हैविंग मोमेंटम बिकॉज दे आर मूविंग, बट देयर रेस्ट मास इज जीरो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, E इक्वल्स mc स्क्वायर, है ना, आइंस्टीन का इक्वेशन, है ना। ये पढ़ा होगा कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसका मास टोटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एनर्जी जो होगी m इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी, है ना।
तो नाउ ये फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो इसके लिए इसकी एनर्जी को mc स्क्वायर लिख सकते हैं. नाउ इसके लिए अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा कि इट इज नथिंग बट hc बाय लैम्डा. तो अब फॉर फोटोन हम लोग लिख सकते हैं दिस mc स्क्वायर इज नथिंग बट hc बाय लैम्डा. अभी एक सी को इधर लिख रहा है, तो यहां से पता चला m इंटू सी इज hc बाय लैम्डा इंटू सी, दैट मीन्स सिंपली h बाय लैम्डा. ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी h अपॉन लैम्डा. इज इट ओके? एनी डाउट? नो सर. तीसरी चीज क्या है कि इस फोटोन को जब हम लोग यूज करते हैं तो डिफरेंट प्लेसेस में यूज करेंगे. तो कैसे यूज करने का है? फोटोन किसी चीज से इंटरेक्ट कर रहा है, किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इट विल इधर ट्रांसफर इट्स कंप्लीट एनर्जी और इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर एनी एनर्जी एट ऑल. मतलब लेने वाले पार्टिकल को चाहिए तो वो पूरी एनर्जी लेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लेगा. दैट मीन्स इट कैन नॉट पार्शियली ट्रांसफर इट्स एनर्जी. ठीक है? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर ये लास्ट वाला mc स्क्वायर वाला नहीं समझा. किसी भी, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है कि इफ समथिंग इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स होल मास विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ठीक है? सो c इज स्पीड ऑफ लाइट, m इज द मास ऑफ दैट थिंग एंड Yes, e sir. इट्स एनर्जी. ठीक है? दैट इज द इक्वेशन आइंस्टीन का दिया हुआ है ना, E इक्वल्स mc स्क्वायर. सो नाउ फोटोन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, है ना? So for photon, energy of photon can be written as m into c square. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now, we have already written E of photon is nothing but hc by lambda. So we can equate these two things. Yes, sir. Perfect. Okay. Now we are getting P equals h by lambda. तीसरी चीज जो मैंने बताई वो थोड़ा सा जब अच्छे क्वेश्चन देते हैं तो फिर इस रेंज में जाते हैं कि फोटोन transfers its energy either 100% or 0% to a particle with which it interacts. ठीक है? जैसे याद करो एक सिचुएशन, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसे वाले होते हैं कि मान लो हम लोगों ने बात की थी बोर्स मॉडल में कि n इक्वल्स 1 में एनर्जी का जो लेवल था दैट वाज -13.6. n इक्वल्स 2 में ये जो लेवल था दैट वाज -3.4 फॉर हाइड्रोजन एटम. और अगर हम लोग n टेंड्स टू इंफिनिटी पे जाते हैं तो उसकी एनर्जी है कि इंफिनिटी इज 0, है ना? सो ये जो गैप है, एनर्जी का गैप जो यहां दिख रहा है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये पूरा बाहर निकलने का जो गैप है दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन. एनी डाउट इन दिस पार्ट जो मैंने लिखा है यहाँ पे? No, sir. No, sir. नाउ अब मैं बोलूं कि मैंने एक फोटोन दिया है जिसकी एनर्जी जो है, अच्छा चलो इसका भी गैप देख लेते हैं. इसको अगर देखोगे n इक्वल्स 3, अगर मैं इसको लिखूं तो उसकी एनर्जी आती है मान लो दैट एनर्जी इज 9 से डिवाइड करेंगे तो -1.51 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है? तो अगर ये गैप देखो तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया ये 12.09, है ना? Okay. Now, if I give you a photon with energy 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है दैट मींस n इक्वल्स 1 पे, अगर मैं 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन फेंकूं क्या होगा? कितना कितना सर? 10 पॉइंट. मान लो मैंने ये एनर्जी ऑफ फोटोन
is 10.4 electron. What will कुछ happen? नहीं होगा, Why? वो 100% जाएगा या 0। हाँ, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को या तो 10.2 चाहिए या फिर सीधा 12.09 चाहिए, बीच का वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Because sir. when electron is inside the atom, it is bound to follow a rule, and that rule is कि वो या तो इस एनर्जी लेवल पे जा सकता है या इस पे या फिर इस पे, है ना. These are the allowed energy levels for electron. तो वो कोई भी एनर्जी के साथ रहे, ये अलाउड नहीं है उसको. वो या तो इस एनर्जी लेवल पे रहेगा या इस पे या इस पे. तो इस पे ऑलरेडी है. अगर उसको 10.2 मिलेगा तो वो इस पे जाएगा, 12.09 मिलेगा तो ये इस पे जाएगा. तो बीच की एनर्जी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. ठीक है. तो अगर तुमने फोटोन की एनर्जी इतनी दी है और इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है, इट विल नॉट एक्सेप्ट दैट एनर्जी और फोटोन कहीं बाहर निकल जाए. ठीक है. सो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन ग्राउंड स्टेट. ठीक है. एनी डाउट? No, sir. मान लो केस 2. अगर मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन दे दिया लेट 15.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी क्या होगा बताओ? तो थर्ड शेल में जाएगा, हाँ, N3 में जाएगा। नहीं ना, N3 में तो 12.09 चाहिए ना. देखो एक और नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 13.6. इतना मिलके क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ? सर वो बाहर चला जाएगा इन्फिनिटी। बाहर चला जाएगा. नाउ दिस टाइम दिस एनर्जी इज एक्सेप्टेबल. व्हाई? बिकॉज बाहर जाने के बाद इट इज नॉट बाउंड टू फॉलो एनी रूल, है ना. Yes, sir. Release हो जाएगा. Within atom it has to follow some rule, and that is these are the energy levels. But when it is getting out of the atom, it is not bound to follow any rule, and that's why 13.6 से अगर ज्यादा दे दोगे then it will accept it. 13.6 खर्च हो जाएगा उसको बाहर निकलने में. जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग एनर्जी रहेगी that will get converted to kinetic energy of the photon electron. ठीक है. ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? In this case we'll say electron will get out of atom with kinetic energy और वो कितना होगा जितना एक्स्ट्रा है. तो 15.1 minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.5. क्लियर है पॉइंट? यस सर। नोट कर जाओ. कहीं डाउट है तो पूछ लो. सर मतलब वो फोटोन का एनर्जी इधर वो एनर्जी गैप के वैल्यू जितना रहना चाहिए या फिर 13.6 से ज्यादा रहना ज्यादा चाहिए? होना चाहिए तभी वो एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. हाँ या सर. तो रिलेटेड जो गैप्स हैं, डिफरेंट टाइप के गैप्स हैं, या तो उनके बराबर रहे तो वो पूरा का पूरा ले लेगा. उसके बराबर नहीं रहा और 13.6 से लेस रहा तो फिर वो नहीं लेगा. 13.6 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लेगा. एंड व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन विल गेट आउट ऑफ द एटम एंड देन काइनेटिक एनर्जी विल बी द सरप्लस एनर्जी जितनी भी बची है ना. बढ़े आगे. यस सर। Done, sir. ये कहानी थी तुम्हारी फोटॉन्स की. दैट मीन्स ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की. अब क्या हुआ कि ये कहानी जो चल रही है, देखो अब ये जो आइंस्टीन ने बात की थी वो 1905-6 के अराउंड की बात है, जिस समय उनको नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था. इसके बाद फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया था. रदरफोर्ड के बाद फिर बोर का मॉडल आया था. बोर के मॉडल के बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो चुका था. रदरफोर्ड ने 1919 या 1920 के अराउंड में प्रोटॉन भी ढूंढ निकाला था बाय न्यूक्लियर रिएक्शन. तो ये सब चीजें हो चुकी थी. अब लोग बात करने लगे थे कि ये जो चीज चल रही है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, क्या ये ड्यूअल नेचर पार्टिकल में भी एग्जिस्ट करेगा? बिकॉज अभी तक जो हम लोगों ने बात की है, देयर वाज अ रिजिड बाउंड्री
इधर हम लोग बोलते थे पार्टिकल्स होते थे, एंड इधर देयर वर वेव्स। ठीक है, तो वेव्स के लिए हम लोग लैम्डा, न्यू, इन सब की बात करते थे, एम्पलीट्यूड की बात करते थे, है ना। इन सबको वेव कैरेक्टरिस्टिक बोला था, वेव नंबर की बात की थी, टाइम पीरियड की बात की थी, ये सब बात की थी। पार्टिकल्स के लिए हम लोग मास की बात करते हैं, इसके अलावा हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात करते थे। ठीक है, तो इस तरह की दुनिया थी पार्टिकल की। वेव के लिए मैकेनिक्स अलग होती थी, उसके इक्वेशंस अलग होते हैं, जो फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर बनेगा तुम्हारे लिए। पार्टिकल्स की मैकेनिक्स का मतलब उस समय तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, दैट मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसमें अप्लाई करते, दैट वाज पार्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अभी क्या हुआ, किसी ने इस बाउंड्री को ब्रेक कर दिया। किसने किया? पहले प्लैंक ने किया, और फिर आइंस्टीन ने किया, और फिर इसको यूनिवर्सल फेनोमेनन माना गया। मतलब ये बाउंड्री ब्रेक हो गई, बोला कि वेव में भी पार्टिकल नेचर हो सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोन, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास एक डायनेमिक मास भी है। ठीक है, तो ये बाउंड्री ब्रेक हुई, और बोला कि वेव बाउंड्री क्रॉस कर गई। दीवार गिरेगी तो इधर वाले सिर्फ इधर जाएंगे, या इधर वाले भी इधर आ सकते हैं ना। यस सर। तो यही गिरी हुई दीवार का फायदा उठाया। देयर वाज पीएचडी स्टूडेंट, जो पीएचडी तक जाते हुए प्रोफेसर नहीं बोलते, वो अभी भी स्टूडेंट कहे जाते हैं। तो देयर वाज अ पीएचडी स्टूडेंट, डी ब्रॉय, लिखते हैं अपन लोग डी ब्रॉगली है, अपन इंडियन जो लिखते हैं वही पढ़ देते हैं, उनके पास अलग फंडे होते हैं, तो वो लिखते हैं डी ब्रॉगली, बोला जाता है डी ब्रॉय। ठीक है, तो डी ब्रॉय वाज अ पीएचडी स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर में थे इन 1924 आई थिंक। उन्होंने अपने फाइनल ईयर में, उनको एक थेसिस पेपर लिखना होता है, तो उन्होंने अपने थेसिस में इस चीज को, इस गिरी हुई दीवार का फायदा उठाया, और बोला जैसे आइंस्टीन ने बोला है कि लाइट जो है उसके पास ड्यूअल नेचर है, इट विल हैव मोमेंटम आल्सो, दैट मींस फोटोन विल हैव मोमेंटम आल्सो। सिमिलरली particles or matters will also have dual nature, they can have particle nature as well as wave nature. That means we can talk about wavelength associated with the matter also. ठीक है, ये उनका फाइनल ईयर का थीसिस पेपर था, जस्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल की बात कर, लेकिन उस समय ये कोई स्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं था, इसलिए इसको हाइपोथेसिस कहा गया। लेकिन एक आध साल के अंदर ही देयर वर थ्री साइंटिस्ट, डेविसन, जर्मर एंड जीपी थॉमसन। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव भी कर दी। जैसा मैंने आज ही नाम लिया था स्टार्ट में, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सब वेव फिनोमेनन है। ये तीन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन कैन गिव यू डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑल्सो। तो डायफ्रैक्शन अगर कोई दे रहा है तो वो कौन से नेचर को शो कर, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, दीज आर वेव फिनोमेनन। तो इसका मतलब if something is showing diffraction, it is showing the wave nature, है ना। okay? Yes, sir. तो ये कहानी जब आई तो फिर ये चीज प्रूव हो गई, एंड इट बिकम्स द थ्योरी, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर, which was given by de Broglie and experimentally proved by Davison, Germer and जीपी थॉमसन। ये जीपी थॉमसन कौन है? ये थॉमसन से मिला जुलता नाम सुना है ना पहले, देयर वाज सम थॉमसन Yes, अर्लियर। sir. J.J. Yes, Thomson. sir. जीपी थॉमसन है ना, ये उन्हीं के बेटे थे जीपी थॉमसन। अब याद करो, साइंस की ट्रेजेडी देखो, 1900 के अराउंड में, 1897 जैसा टाइम में, थॉमसन ने प्रूव किया कि जिनको तुम कैथोड रेज बोल रहे हो वो रेज नहीं, वो पार्टिकल्स है ना, दोज पार्टिकल्स वेर इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. अब अराउंड 25-26 साल के बाद देयर इज अनदर साइंटिस्ट विच इज हिज सन, उन्होंने प्रूव किया कि आज तक जिस इलेक्ट्रॉन को तुम पार्टिकल मान रहे हो ना, वो एक्चुअली वेव भी है। समझ में आया? Yes, sir. पप्पा ने बोला कि इलेक्ट्रॉन वेव नहीं पार्टिकल है, ही गॉट द नोबेल प्राइज। बेटे ने आके बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जिसको तुम पार्टिकल बोल रहे हो ना, ये वेव भी है, ही आल्सो गॉट द नोबेल प्राइज। ठीक है, सो ये कहानी चली, और फिर ये फैक्ट स्टेब्लिश्ड हो गया। सो आवर न्यू थ्योरी इज de Broglie's theory, and that talks about dual nature of matter। तो इसको हम लोग लिखते हैं
De Broglie's theory, and this is about dual nature of matter. ओके, ये थ्योरी क्या बोलती है, लिख लो एक लाइन में. राइट डाउन. According to De Broglie's theory, according to De Broglie's theory, according to De Broglie's theory, matter also has dual nature. Matter also has dual nature. Dash देकर particle nature as well as wave nature. Matter also has dual nature. Particle nature as well as wave nature. ओके, अब ये जो वेव है उनके लिए बात की कि ये वेव किस टाइप का होगा. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैंडिंग वेव. ये तुमको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा. अभी तक के लिए इतना मान लो, दीज आर एसोसिएटेड वेव, दीज आर नॉट मूविंग वेव. जैसे लाइट निकलता है ना, दीज आर प्रोपेगेटिंग वेव्स. वो मूव कर रहे हैं, एक जगह सोर्स है और उससे निकल रहे हैं. स्टैंडिंग वेव का मतलब वो एक जगह पे ही रहेगा. मतलब जैसे पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड अगर कोई स्टैंडिंग वेव है तो पार्टिकल के साथ ही मूव करेगा. ऐसा नहीं कि पार्टिकल यहाँ और उससे वेव निकल, ऐसा नहीं. आई एम नॉट रिलीजिंग और प्रोपेगेटिंग एनी वेव, बट सम वेव इज एसोसिएटेड विद. ठीक है, तो दोस टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव. डिटेल फिजिक्स में आए. ठीक है, सो उसी के नीचे लिख लो, waves associated with matter can be termed as waves associated with matter can be termed as matter waves and these waves are standing waves. In bracket लिखना है, not propagating waves like light. अभी से जितनी चीजें मैं बात करूंगा दैट में फील लाइक कि डिफिकल्ट चल रहा है थोड़ा. जहां भी डाउट है बहुत ही ऑनेस्टली पूछ लेना है. ठीक है, बिल्कुल नहीं झिझकना है. अगर तुमने सवाल पूछते गए, अपने सारे सवाल पूछते गए, आई कैन गिव यू द गारंटी कि मैं समझा लेता हूँ. लेकिन अगर चुप रह गए, इग्नोर कर दिया कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, व्हाटएवर डाउट्स यू आर हैविंग, फील फ्री टू एक्सप्रेस इट. ठीक है, मैं समझा ले जाऊंगा. आई कैन गिव यू द गारंटी. सर स्टैंडिंग वेव्स समझाइए ना वापस. डिटेल पार्ट अगेन फिजिक्स में आएगा. अभी के लिए जितना समझना है वो क्या है कि देयर आर प्रोपेगेटिंग वेव्स. जैसे है ना, बल्ब जला देता हूं मैं, क्या होता है, उससे लाइट निकल रही होती है ना. हाँ सर. तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेटिंग वेव्स. ठीक है, ओके, क्लियर है. हाँ सर. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मान लो मैं दो ऐसे मार्कर ले लूं और इसके बीच में स्ट्रिंग बांध दूं और स्ट्रिंग को ऐसा करूं, यू कैन फील द वेव्स ना. हाँ सर. बट दोज आर स्टैंडिंग वेव्स. मतलब वो मूव नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं हुआ कि यहां से जनरेट हुआ और बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है ना. इनके हाँ बीच में एग्जिस्ट करेगा, है ना. हाँ सर. दोज टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स. इसकी कहानी पूरी डिटेल मैथमेटिकल कहानी जो है फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी. ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना जानना है कि देयर आर सम प्रोपेगेटिंग वेव्स लाइक लाइट इज प्रोपेगेटिंग, साउंड इज प्रोपेगेटिंग, है ना. दीज आर प्रोपेगेटिंग वेव्स जो हम लोग अभी तक देखते हैं प्रैक्टिकली, मतलब जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग वेव्स, वो मूव नहीं करते हैं,
वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे एसोसिएटेड होते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में मैंने स्ट्रिंग बांध दिया और स्ट्रिंग को ऊपर नीचे ऐसा किया, तो वेव इज देयर बट इट इज स्टिल लाइंग इन बिटवीन दीज टू, इट इज नॉट मूविंग। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो अब डी ब्रॉय ने बोला कि ये जो मैटर वेव जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर स्टैंडिंग वेव्स, मतलब दिस विल बी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके पास उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव हो, ठीक है, एंड दोज वेव्स विल बी टर्म्ड एज मैटर वेव्स, बट उसका नेचर क्या है? दैट इज स्टैंडिंग टाइप। इज इट ओके? सर मतलब वो वेव ज्यादा दूर नहीं जा रही है। ज्यादा नहीं, वो दूर जाएगी नहीं, वो पार्टिकल के साथ रहेगी। मतलब मैं चल रहा हूं तो मेरे साथ वो चल रहा है, मैं खड़ा हूं उस मेरे से निकल रहा है, ऐसा नहीं। इज इट ओके? हाँ सर। तो मैं जितनी दूर जाऊंगा स्टैंडिंग वेव भी उतनी ही दूर जाएगी। ओके? वो पार्टिकल पे डिपेंड करता है। हाँ, पार्टिकल के साथ चलेगा। ओके? ओके सर। चलो, बाकी मैथ्स तो इसका आएगा तुमको, फिजिक्स में पूरा चैप्टर बन के आता है। तो पहले प्रोपेगेटिंग वेव सिखाया जाता है, फिर स्टैंडिंग वेव सिखाया जाएगा तुमको, सबके इक्वेशंस बताए। ठीक है? सो दैट्स वन थिंग। इसके अलावा अब उन्होंने बात की कि अगर हम लोग इनको वेव्स बोल रहे हैं तो इनका कोई एक वेवलेंथ होगा, है ना? सो फॉर मैटर वेव्स उन्होंने वही कहानी उठा ली एक्चुअली। क्या उठा ली? जैसे फोटॉन्स के लिए क्या लिखा था, याद करो, मोमेंटम की बात की थी, है ना? तो मोमेंटम वाज h by लैम्डा, है ना? क्या सर? तो वही इन्होंने कहा मैटर वेव के लिए भी सेम चीज है, मोमेंटम विल बी h by लैम्डा। सो अगर मैं इसके लैम्डा की बात करूं तो दैट इज नथिंग बट h upon t। इज इट ओके? यहाँ पे बोला दिस इज Yes, प्लैंक sir. कांस्टेंट। अब ये देखो, प्लैंक की कहानी देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। जब से प्लैंक बताया तब से चली आ रही है और अभी तक चल रही है, एंड तक चली। ठीक है? p इज मोमेंटम ऑफ मैटर। ओके? दिस विल बी कॉल्ड wavelength of matter wave, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, डी ब्रॉय ने ऐसा काम किया तो डी ब्रॉय के नाम पर कुछ तो आना चाहिए। तो डी ब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ मैटर। तो अभी के बाद कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किस वेवलेंथ की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, है ना? प्राइमरली इट इज अ मैटर, है ना? या सर। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट डी ब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? या सर। Yes, sir. तो जब भी वो पूछेगा तो एच अपॉन मोमेंटम करने का। अब ये मोमेंटम क्या होता है? तो मास इनटू स्पीड या फिर मास इनटू वेलोसिटी एक वेक्टर है। फिर मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम ई जिसको लिख रहे हैं वो एक वेक्टर है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मास इनटू स्पीड लिख देंगे हम लोग, है ना? Yes, sir. नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेंशन किया है तो ही हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना? मतलब वेवलेंथ ऑफ और किसी पार्टिकल का नाम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूट्रॉन, इन सब की बात कर रहा हो, वेवलेंथ ऑफ समथिंग, सम पार्टिकल की बात कर रहा हो, तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट डी ब्रॉयज वेवलेंथ। क्लियर है? मैंने एक एग्जांपल दिया, लाइक इलेक्ट्रॉन, हो सकता है प्रोटॉन की बात करें, हो सकता है अल्फा पार्टिकल की बात करें, हो सकता है एटम की बात करें। ठीक है? सर हाँ, सर ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू स्पीड। अभी दो क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड और उससे एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कहाँ तुमको अभी मैकेनिक्स पढ़ाया जा रहा होगा, है ना? फिजिक्स में काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ाया जा रहा होगा ना अभी? सर जस्ट स्टार्ट स्टार्ट हुआ है। देखो, कहीं बात ही नहीं करेंगे इन सब चीजों की, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं? दे आर टीचिंग यू क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है? या सर।
तो ये जो इंक्लूजन हुआ वो एक मैकेनिक्स का नया ब्रांच हो गया, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। उसका ना के बराबर पार्ट तुमको 11th-12th में पढ़ाया जाता है। वो मोस्टली वो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो तुमको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का मैटर, ठीक है, इसलिए वो तुमको नहीं पढ़ा है। तो व्हेन दे आर टीचिंग यू न्यूटोनियन मैकेनिक्स व्हिच इज following Newton's law of motion, that will be actually a classical mechanics जिसमें इन सब चीजों की बात नहीं। तो इन सब चीजों की बात नहीं होगी तो क्या रिजल्ट्स वहां पर गलत आ रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल साइंस इज द क्वांटम मैकेनिक्स ना, दैट शुड इंक्लूड बोथ द नेचर। बट क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो एक्चुअली इस पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। और इसको इग्नोर करके भी उनके जो आंसर्स आते हैं, वो जो कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट क्लोज टू द रियल वैल्यू। क्योंकि वो जिन पार्टिकल्स की बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की बात या प्रोटॉन की बात नहीं करते हैं, वो हमारी तुम्हारी एक गाड़ी चल रही है, एक बॉल फेंक दिया, इस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं ना। इज इट ओके? Yes, sir. तो अब ये समझना है कि ये कहाँ अप्लाई करना है या हर जगह घुसाते चलना है। तो इसको समझो क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन से पता चलेगा तुमको, ठीक है। आई एम राइटिंग 2 क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करोगे एंड आंसर्स विल गिव यू सम कंफ्यूजन। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉय ना लिखे तो भी अगर मैटर की बात हो रही है तो डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात कर रहा है। वेवलेंथ ऑफ 100 ग्राम क्रिकेट बॉल मूविंग विथ स्पीड, चलो 10 मीटर, इजी कैलकुलेशन देता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरा है कैलकुलेट de Broglie's wavelength of an electron moving with speed 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। H का वैल्यू ले लो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 ले लो, ऐसे 9.1 लिखते हैं, -31 kg, ठीक है। ट्राई करो ये दोनों क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन के जो आंसर्स आएंगे उससे हम लोग कुछ रिजल्ट निकालेंगे, कुछ कंक्लूड करेंगे। सर, हाँ जी, सर ये ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर। So first का 6.626 into 10 to the power -34. -34 Yes. in what is the unit? मीटर, एंगस्ट्रॉम, कितना क्या है यूनिट? Meter. मीटर। सेकंड वन, चलो देखते हैं दोनों क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा पूछ रहा है, दैट इज h अपॉन p व्हिच कैन बी रिटन एज h अपॉन m इनटू v। कायनात ने बोला है 2.28, ऐसा तो नहीं आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुआ होगा। देखते हैं, तो दिस इज 6.626 इंटू 10⁻34, SI यूनिट में चल रहे हैं तो मास भी SI यूनिट में लेना पड़ेगा, क्लियर है। तो 100 ग्राम इज 0.1 kg, यू हैव टू टेक इट इन SI यूनिट, ये ध्यान में रखना। और स्पीड जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 into 0.1 is 1 है ना, तो ये ऐसे ही रह गया। तो दैट विल बी इन मीटर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट SI यूनिट। So this is simply 6.626 into 10⁻34 मीटर। अब दूसरा देखते हैं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, अगेन h अपॉन p which is h upon m into v। h is 6.626 into 10⁻34 divided by, this one is mass is 9 into 10⁻31 into speed is 10�6। तो यहां देखो ये पूरा जो आ रहा है So 7.4 into 10 to the power -10. दैट इज मीटर, है ना। Yes, sir. ओके, सो दिस मच इनटू, ये देखो पूरा 10⁻3 10⁻25, सो 10⁻9,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस मच मीटर, और वी कैन राइट 66.26 बाय 9 into 10 raised to minus 10 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली वही 7.3 7.4 जैसा आ जाएगा, Yes, sir. टू माइनस 10 मीटर। तो ये जो आया है हमारा आंसर दैट इज 7.3 So 7.365. हाँ 6 ऐसा जाएगा, ठीक है। सो दिस मच इनटू 10 raised to minus 10 मीटर आ रहा है, which can be written as approximately this much angstrom, है ना। Yes, sir. ना अभी ये आंसर देखो, बहुत ही छोटा आंसर आया है, Yes, sir. 10 raised to minus 34 मीटर, एंगस्ट्रम में कन्वर्ट भी कर लिया, 10 raised to minus 24 एंगस्ट्रम जैसा आ जाएगा ना, 10 raised to 34 Yes, sir. मीटर, 10 raised to minus 24 एंगस्ट्रम, which is very small। ये जो है ये एंगस्ट्रम में आ रहा है। नाउ व्हाट टू कंसीडर व्हाट नॉट टू कंसीडर, इसके लिए हमेशा ये समझना कि किसी भी चीज के लिए ये डी ब्रॉयज वेवलेंथ या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कब सिग्निफिकेंट होता है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल दोनों में। ये क्वेश्चंस में वर्ड्स का खेल खेल सकता है, एप्लीकेबल कहाँ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, बट सिग्निफिकेंट कहाँ है, कहाँ इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते, बिकॉज वहां पर तुम्हारा ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो जब तुम यहाँ पार्टिकल की बात कर रहे हो, लाइक क्रिकेट बॉल, लाइक हम तुम, या फिर लाइक एक व्हीकल चल रहा है या एक बॉल फेंका है, इस तरह के मूविंग चीजों में जो कि मैक्रोस्कोपिक मैटर्स हैं, उनके लिए ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। इज इट ओके? Yes, sir. इट एग्जिस्ट बट इट इज इनसिग्निफिकेंट। इलेक्ट्रॉन के लिए ये सिग्निफिकेंट है, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल, इनके लिए सिग्निफिकेंट है। अब ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, समझो इस चीज को। अगर तुम्हारे किसी भी मैटर जिसकी बात कर रहे हो उसका डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर उस मैटर के इन्वायरमेंट के साइज के कंपैरिजन में आ जाए, के साथ कंपेरेबल रहे, जैसे हमारे तुम्हारे इन्वायरमेंट का जो साइज है वो सेंटीमीटर मीटर ऐसा चलता है ना। इज इट ओके? व्हेन आई वॉक इन मीटर्स, है ना। Yeah, sir. Yes, sir. एंगस्ट्रम में नहीं चलते हम लोग। समझ में आए? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि व्हेनेवर वी आर सीइंग कि कहाँ ये सिग्निफिकेंट होगा, कहाँ एप्लीकेबल एवरीवेयर, सिग्निफिकेंट वेयर, ये क्वेश्चन अगर आ जाए वेयर इट इज सिग्निफिकेंट, वेयर इट इज एप्लीकेबल हियर, इट इज एप्लीकेबल हियर, अप्लाई करके तो निकाला नहीं ये सब, so that's why it is applicable here as well as here। But when it is asking where it is significant, then you have to consider कि जहां पे जिस मैटर की बात हो रही है उसका डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर उसके इन्वायरमेंट के साइज के कंपेरेबल हो, if it is in the range of the size of the environment of given matter, then it becomes significant। जैसे मैं अगर मेरी या तुम्हारी बात करूं या क्रिकेट बॉल की बात करूं, इनका मूवमेंट जो होता है वो मीटर में नॉर्मली होता है, बहुत छोटा लेंगे तो सेंटीमीटर, और छोटा लेंगे तो मिलीमीटर, उससे नीचे नहीं जाते है ना। थोड़ा सा भी मूव किया तो इट इज मूविंग इन सेंटीमीटर, है ना। इज इट ओके? Yes, sir. सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे कि क्रिकेट बॉल का इन्वायरमेंट का साइज जो है, इमीडिएट इन्वायरमेंट का साइज जो है, वैसे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, बट इमीडिएट इन्वायरमेंट जिसका इंपैक्ट पड़ता है उस पर, दैट इज इन सेंटीमीटर और मीटर। एंड इफ इन दैट यूनिट इट इज कमिंग वेरी लेस, देन इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। समझ में आई है? Yes, sir. सो दैट्स व्हाई जब हम लोग क्रिकेट बॉल की बात करते हैं, मेरी तुम्हारी बात करते हैं, एक चलती हुई गाड़ी की बात करते हैं, इन सब केसेस में जो तुमको न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है, वहां इवन इफ यू आर नॉट कंसीडरिंग ड्यूअल नेचर, दैट गिव्स यू एप्रिसिएबली राइट रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनका साइज ऑफ एनवायरनमेंट, याद करो ना, बोर्ड का पहला ऑर्बिट का रेडियस कितना लिया था, 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो size of environment of these microscopic particles are in angstrom, and that's why if the de Broglie wavelength is also coming in angstrom, it becomes significant। Is it okay? Yes, sir. Yeah, sir. एक कंक्लूजन लिख लो इसके नीचे। Sir, just a second. Sir, ये फर्स्ट वाला सम नहीं समझा। क्या किया? h अपॉन m की, h इज दिस मच, m कितना लेना है, तो ये ग्राम में ऐसा यूनिट में काम करे तो केजी में आना पड़ेगा ना। Yeah, sir. 0.1 लेना पड़ेगा, 100 ग्राम इज 0.1 kg। Yeah, sir.
बस इसको सॉल्व कर दिया, 10 इंटू 0.1 इज 1, तो नीचे 1 रह गया, तो ऊपर वाली चीज आंसर हो गई। ठीक है, सेकंड वाला फिर एक्सप्लेन करो ना। फिर से हाँ, क्या पूछा? सेकंड वाला फिर से explain। फिर से वही, h अपॉन mv, h इज दिस मच, m इज गिवन केजी में, नहीं भी दे रहे तो याद रखना 9.1 इंटू 10⁻31 लेते हैं, बट उन्होंने ये दे दिया तो यही उठा के रखते ना, तो मास ये लिख दिया, वो केजी में ही ऑलरेडी है सही यूनिट में। और ये तुम्हारा जो स्पीड दिया हुआ है दैट इज इट इज मूविंग विद 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यस सर। सर वो दोनों क्वेश्चंस का रिलेशन नहीं समझा। ये दिखाना चाह रहा था कि मैं जब एक क्रिकेट बॉल जिसका एनवायरनमेंट का साइज मीटर सेंटीमीटर में होता है, उसका डी ब्रॉय वेवलेंथ मीटर में बहुत ही छोटा नंबर है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर, सो इट इज एप्लीकेबल टू क्रिकेट बॉल आल्सो, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट का साइज इज इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रम, है ना, एंड योर डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कमिंग इन रेंज ऑफ एंगस्ट्रम, है ना, 7 एंगस्ट्रम जैसा आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन के लिए या क्रिकेट बॉल के लिए, दोनों के लिए थ्योरी एप्लीकेबल है, बट कहां पे सिग्निफिकेंट है, कहां इग्नोर नहीं कर सकते, कहां वी मस्ट कंसीडर इट, दैट इज इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, जिनको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, उनके, but it becomes insignificant even if you are not considering it. It gives you a precisely right result if you are talking about macroscopic particle like मैं, तुम, cricket ball, running vehicle, इन सब चीज के लिए ये insignificant। क्लियर है? यस सर। चलो कंक्लूजन लिखते हैं, राइट डाउन नीचे। Dual nature of matter, dual nature of matter, dual nature of matter is applicable to, dual nature of matter or is dual nature of matter or de Broglie wavelength, or de Broglie wavelength is applicable to all the matters. Dual nature of matter or de Broglie wavelength is applicable to all the matters, but it is significant, and hence must be considered, it is significant and must be considered for microscopic particles like electron, proton, neutron, alpha particle, atom, molecule, etc. But it is significant and hence must be considered for microscopic particles like this as de Broglie wavelength, for these particles, de Broglie wavelength for these particles have values, de Broglie wavelengths for these particles have values in the range of 10⁻⁴
size of environment of these particles. As de Broglie wavelengths of these particles have values in the range of size of environment of these particles. Clear है ये? Yes, sir. Yeah, sir. अभी क्या लगता है तुमको? स्पीड दे देगा, मास दे देगा और de Broglie वेवलेंथ पूछेगा? इतना सिंपल? नहीं सर। अब यहाँ पर वेरिएशन स्टार्ट होता है कि क्या क्या वेरिएशन लाया जा सकता है। ये जो मोमेंटम है ना, ये डायरेक्टली ना दे के हो सकता है काइनेटिक एनर्जी दे दे, हो सकता है वो काइनेटिक एनर्जी की जगह वो बोल दे कि एक चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे दिया और उसके बाद उसका डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ बताओ। तो इस तरह के वेरिएशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वेरिएशन क्या है, समझो इस चीज को कि ये मोमेंटम जो है ना, तो लैम्डा इक्वल्स हम लोगों ने h अपॉन p लिखा है, p इज द मोमेंटम, इसी को हम लोगों ने h अपॉन mv भी लिख दिया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन और क्या वेरिएशन हो सकते हैं? तो देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, है ना? ओके, एंड Sir. मोमेंटम इज m इंटू v। इज इट ओके? Yes, sir. तो अगर मैं देखो, अगर ये निकालूं अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, देखो क्या आता है, दैट विल बी अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या हो गया देखो, 2 कैंसिल आउट, इट इज अंडर रूट एम स्क्वायर वी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट एम वी एंड दैट इज नथिंग बट पी। इज इट ओके? सर 1 सेकेंड। फिर से देखो, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, मोमेंटम का ये फॉर्मूला, आगे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा बिकॉज आई वाज नोइंग दैट ये आने वाला है। तो अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया और काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, तो आई एम गेटिंग दिस वन इक्वल्स एम वी, दैट इज नथिंग बट पी। क्लियर ये पॉइंट? सर रूट क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मोमेंटम मिलेगा, है ना? ओके सर। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फॉर्मूला दैट मोमेंटम कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? यस सर। तो ये Yes, जो sir. मोमेंटम है, इसकी जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज h बाय अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, Yeah, sir. चलो, तो ये पॉसिबल वेरिएशन है। अब इस पॉसिबल वेरिएशन में इमेजिन अ क्वेश्चन कि कह दे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ उसका डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ क्या होगा? ट्रेजेडी समझो क्या होगी। h का वैल्यू लिखना होगा तुमको 6.626 इंटू 10⁻34 इफ यू आर वर्किंग इन एसआई यूनिट। नीचे 2 है, ठीक है, कांस्टेंट है। मास विल बी 9.1 इंटू 10⁻31। काइनेटिक एनर्जी मान लो अगर उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाके ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इज इट ओके जो मैंने बोला अभी तक? Yeah, sir. नाउ इतना देखो, स्क्वायर रूट में तुम्हारे पास 2 इंटू मास इंटू सम नंबर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, वो पूरा सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकालोगे और वो h अपॉन इतना करके ही लाओगे, है ना? दिस इज वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नॉर्मली। हाँ सर। लेकिन अब क्या है, अपने पास एक ट्रिक है कि वो क्या पूछ सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछते हैं नॉर्मली, वो प्रोटॉन के बारे में पूछते हैं, वो अल्फा पार्टिकल के बारे में। इन तीनों का रेडीमेड फॉर्मूला ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है? तो उनके लिए पूछेगा तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yeah, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर कुछ शॉर्टकट में बता देता हूँ। फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लैम्डा डायरेक्टली तुमको एंगस्ट्रम में मिल जाएगा इफ इट इज आस्किंग, एंड इफ इट इज गिवन यू काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज इतना,
by kinetic energy in electron volt. ठीक है? Now इसी को अगर सॉल्व करो तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 12.27 जैसा आता है, मतलब दोनों में कोई एक चूज कर लोगे. ओके, अब बताओ कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए. मान लो मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मेरे को. दोनों फॉर्मूला वैलिड है, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम रिजल्ट देगा, बट अगर मैं बोलूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है काइनेटिक एनर्जी, क्या करोगे. सर फर्स्ट वाला. Sir, first one. Second. ओके, सेकंड में जो जिन्होंने फर्स्ट बोला है, सेकंड में क्या डिफिकल्टी है. Sir, first one में अंदर निकालोगे, अंदर कट हो जाएगा. यहाँ 10 निकालोगे और वो 3 पॉइंट समथिंग पूरे डेसिमल में आएगा, और फिर एक डेसिमल डिवाइडेड बाय दूसरा एक डेसिमल, ज्यादा यस डिफिकल्ट. सर, गड़बड़ हो जाएगी. अगर मैंने 10 रखा तो क्या आएगा, √15. वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट √15, बस इतना ही करना होगा ना. अगर मैं Yes, sir. 9 दे दूं, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अभी बोलो. सर फिर भी पहला वाला. Sir, second. सेकेंड वाला सर. चेक करके देख लेते. 9 यहाँ रखा तो देखो ये क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, है ना. अगर कैलकुलेट करोगे 50/3 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. यहाँ पे √9 इज 3 या 12.27 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड करना होगा. बाय 3. सिंपल है नहीं. हाँ सर. Yes, क्या sir. समझ में आया. अगर वो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा वैल्यू दे जो परफेक्ट स्क्वायर है, यूज दिस वन. ठीक है. यस नॉट अ परफेक्ट Yes, स्क्वायर, तो इसको पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है इसको यूज करने का. यूज दिस वन. समझ में आया. Yes, sir. चलो Yes, इतना sir. नोट करके, कहीं डाउट है तो पूछ लो. इसके अलावा क्या पूछता है, नॉर्मली जो पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉन का दे दिया, प्रोटॉन का पूछ सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा अल्फा पार्टिकल का पूछ सकता है. ठीक है. सो यही फॉर्मूला अगर मैं ट्रिक देखना चाहूं कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा. फॉर प्रोटॉन, if you know its kinetic energy, then lambda in angstrom is equal to 0.286 by under root kinetic energy in electron volt. अल्फा पार्टिकल के लिए पूछे. लैम्डा इन एंगस्ट्रम, जो नंबर यहां लिखा है उसका ठीक आधा. ठीक है. दैट विल बी 0.143 divided by under root kinetic energy in electron volt. ठीक है. These are the two formula. ये नॉर्मली रेयरली पूछता है, इनका सिर्फ रेशियो वगैरह पूछता है, बट अदरवाइज जब पूछता है तो डायरेक्ट पूछता है, तो इसका पूछता है. इन दोनों का रिलेशन पूछता है, वो मैं बताऊंगा कैसे निकाल. सर. हाँ जी. सर ये लैम्बडा एम्स्टर्म में ही पूछेगा. तो मतलब उसी रेंज में आता है नॉर्मली. नैनोमीटर में पूछ लिया तो क्या करेंगे, एंगस्ट्रम में 10 से डिवाइड कर देते तो नैनोमीटर में आ जाता है ना. ओके सर. पिकोमीटर में पूछ दिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इन पिकोमीटर. है. मीटर में पूछ दिया तो जो भी एंगस्ट्रम में आया आंसर इनटू 10⁻⁻10 कर देंगे, दैट विल बी इन मीटर. ठीक है. यस सर. चलो एक क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट रेशियो ऑफ wavelengths of a proton and an alpha particle if they move with, question number 1, same speed, question number 2, same momentum, question number 3, same kinetic energy. There are 3 questions.
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों की स्पीड सेम है ना। एक बेसिक पॉइंट समझ लो, क्या होता है, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑफ अल्फा, क्यू से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, अल्फा इज 2 टाइम्स क्यू ऑफ प्रोटॉन। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये दोनों रिलेशन ध्यान में रखना है, इसी को हम लोग जगह जगह यूज करते हैं। ओके, Okay, नाउ sir. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, सेम स्पीड दी हुई है, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू v ऑफ प्रोटॉन, Yes, sir. and lambda of alpha will be h upon mass of alpha into v of alpha for a ratio limit. So lambda of proton by lambda of alpha will be h cancel out हो जाएगा, ये देखो मास ऊपर जाएगा, मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू v ऑफ अल्फा बाय v ऑफ प्रोटॉन, यही आ जाएगा। Yes, sir. नाउ दोनों की स्पीड बराबर दे रहा है, तो ये 1 हो गया, so that becomes mass of alpha by 4:1. that is 4:2। क्लियर है? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में डायरेक्टली मोमेंटम दिया हुआ है, तो लैम्डा ऑफ टी प्रोटॉन इज h अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन लिखा Yes, sir. एंड लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी h अपॉन p ऑफ अल्फा, और दोनों का p बराबर है, तो दोनों का ये भी बराबर हो गया ना, Yes, sir. दैट्स व्हाई यहाँ पर बोलेंगे लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल 1:1। थर्ड देखते हैं, Sir. अभी काइनेटिक एनर्जी सेम है, या तो शॉर्टकट वाले फार्मूला से जाओ या फिर पूरा फार्मूला भी ले सकते हैं। सो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, एंड लैम्डा ऑफ अल्फा विल बी h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। और दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, तो रेशियो जब लेंगे तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा will become under root mass into alpha by mass of proton, and that will become under root 4:1, that is 2:1। Is it okay? Yes, सर ये 4/1 मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स हमेशा मास ऑफ अल्फा होता है ना, अल्फा का मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है ना, ओके सर, तो उसका मास जो होगा 4 टाइम्स हो जाएगा ना प्रोटॉन के मास से। या सर। थर्ड क्वेश्चन एक बार। थर्ड में क्या किया मैंने, अपने पास फॉर्मूला है ना लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, यस सर। तो दोनों के लिए फॉर्मूला लिखा, रेशियो ले लिया, रेशियो लिया तो एच एच तो कैंसिल होगा, काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की बराबर है ना थर्ड क्वेश्चन में, तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जो गया स्क्वायर रूट के अंदर मास ऑफ अल्फा बाय स्क्वायर रूट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा बाय मास प्रोटॉन इज 4/1, उसका स्क्वायर रूट किया तो 2:1। यस सर। ओके, चलो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, बोल दे स्पीड का रेशियो बोल रहे तो फिर रेशियो ले लेते, कुछ भी अभी बराबर बोला है तो 1 बोल दिया, वो रेशियो ले लिया तो रेशियो लेके कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. चलो नाउ ये एक चीज होगी, एक और रेंज में क्या जा सकता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मैंने बताया था, याद है, एक्सेलरेटिंग एंड डिसेलरेटिंग पोटेंशियल। इज इट ओके? 2 लाइन बना के बताया था कि इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिसेलरेटेड हो जाएगा, ऐसा बनाया था Yes, sir. Yes, sir. है ना। बोला तो यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव, तो ये इसको उधर धक्का देगा और ये खींचेगा, तो इसका एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी, Yes, sir. या सर। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोला था। अब किसी ने तुमको मान लो ये वोल्ट दे दिया, कितना वोल्ट अप्लाई किया है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, इसका एक बार फॉर्मूला देने वाला हूं। सो फॉर
गिवन चार्ज पार्टिकल, मतलब मैं एक और वेरिएशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी देने का एक इनडायरेक्ट तरीका ये हो सकता है। फॉर गिवन चार्ज पार्टिकल, change in kinetic energy is equal to Q into magnitude of applied potential. ठीक है। अब जैसे इफ दैट अप्लाइड पोटेंशियल इज एक्सेलरेटिंग, तो वो स्पीड को या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है। अगर वो डिसलेटिंग है तो वो कम करेगा। लेकिन this will be increase if accelerating potential is applied. And it is decrease if deaccelerating या decelerating potential is applied. अब इसमें भी प्रैक्टिकलिटी क्या है कि अप्लाइड पोटेंशियल अगर वोल्ट में दिया रहे तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल का मोल। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो जितना अप्लाइड पोटेंशियल इन वोल्ट है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी बढ़ जाए। इज इट ओके? Yeah, sir. So this thing is one for electron or proton. और प्रोटॉन, बट अल्फा पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा? 2, है ना। अल्फा पार्टिकल इज हैविंग चार्ज डबल ऑफ द प्रोटॉन, दैट मींस उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। दिस फॉर अल्फा। सर हाँ, सर तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना? चेंज की वैल्यू पॉजिटिव है। मान लो तुमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई किया तो दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड मान लो तुमने डिसलेटिंग किया तो कम हो जाएगा। इसलिए मैंने ये लिखा है कि दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बट दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ यू आर अप्लाइंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, but it will be equal to decrease in decelerating potential, decrease in kinetic energy if you are applying decelerating potential। तो लैंग्वेज से पता चलेगा an alpha particle is accelerated by potential of this much, मतलब वहां increase in kinetic energy लिखना है, मतलब kinetic energy पहले से बढ़ रही है। लेकिन अगर उसमें बोल दिया कि an alpha particle moving with 64 electron volt is decelerated by 5 volt, ऐसा लिख दिया, that means that is decrement, है ना। क्लियर है? हाँ सर। Sir, can you repeat? I had lost connection. Okay, what I'm saying कि ये what I was saying कि it is showing you the change in kinetic energy कितना आएगा। इन जनरल ये फॉर्मूला है। प्रैक्टिकली जब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें या अल्फा पार्टिकल की बात करें तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो होता है दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द पार्टिकल इनटू अप्लाइड पोटेंशियल इन वोल्ट। ठीक है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन को बोला वो रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है अगर वो रेस्ट में है तो? Sir, 0. 0 है ना। तो 0 से अब बोला उसको 5 वोल्ट दे दिया
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1, उसका 5 वोल्ट दिया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। Yes, sir. तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो 0 और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड हो गया, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। Yes, sir. दैट विल बी द आंसर। अभी किसी ने बोल दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, एंड यू हैव अप्लाइड अ डिसलेटिंग पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट, तो क्या होगा, this will be decrease in kinetic energy and that will be 1 into 5, that means 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी, 95. 95, है ना। क्लियर है सब लोगों को। Yes, sir. चलो तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल की बेसिस पे अगर दे दे। प्रोटॉन एंड an alpha particle are at rest, and then इसको at rest are accelerated by potential 9 volt. Calculate ratio of their number 1 kinetic energy, number 2 clear. इसको सॉल्व करो। सर रेशियो प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल से निकालना है ना। हाँ, जब भी ऐसा पूछ दे ना तो पहले वाला पहले लिखना है, ऊपर लिखना है, बाद वाला नीचे लिखना है। सर पहले का आंसर 1/2 है। ओके Sir, 1/2. ओके, फर्स्ट का चलो देखते हैं। प्रोटॉन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, उसको 9 वोल्ट दिया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 into 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल सेकंड का 2:1। ओके देखते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी हो जाएगी। तो इनिशियल 0 था, 0 क्यों था, जीरो रेस्ट पे था वो। Rest पे था. तो ये वर्ड Rest. रेस्ट में था, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और वो एक्सेलरेट किया है, दैट मींस यहाँ ऐड होगा, है ना। डिसलेट करने का मतलब माइनस होता है, तो रेस्ट में कभी भी रहेगा तो डिसलेट नहीं बोलेगा, वो एक पर्टिकुलर नंबर से डिसलेट करवाएगा। यहाँ पर रेस्ट में तो वो हमेशा एक्सेलरेट करवाएगा, और एक्सेलरेट करवाएगा तो कितने से बढ़ेगी, तो 1 into 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी, तो दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसा ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर पूछे तो उसकी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और उसको एक्सेलरेट करवाया 9 वोल्ट से। अल्फा पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो 2 into 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दैट मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है पॉइंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा विल बी 9/18, दैट इज 1/2। दूसरा जो पूछ रहा है, देखो शॉर्टकट वाले फॉर्मूला में भी जा सकते हैं या फिर पूरा डिटेल में भी जा सकते हैं कि इफ देयर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इतना है तो उनके लैम्डा का रेशियो कितना होगा। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन is h by under root 2 into mass of proton into kinetic energy of proton, and lambda of
alpha particle will be h upon under root 2 into mass of alpha into kinetic energy of alpha. और अब अगर रेशियो लेंगे तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा विल बी, देखो एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट मास ऑफ 2 भी कैंसिल हो जाएगा बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. तो इसमें से ये पहले वाला रेशियो जो वो 4:1 है, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स द मास Yes, ऑफ sir. प्रोटॉन. एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अभी देखो जस्ट लिखा है, प्रोटॉन टू अल्फा वाज 1:2, तो अल्फा टू प्रोटॉन विल बी 2:1. So this is Yes, sir. 2 raised to 2. 8 by 1, that is 2 root 2 by 1. और Yes, sir. देखने में पूछेगा तो 2.828 हो जाएगा. ठीक है. A photon of energy 15.1 electron volt strikes an electron at an electron in ground state of H atom. Calculate number one, wavelength of electron, final wavelength of electron, final wavelength of electron in angstrom. दूसरा है stopping potential of electron in volt. स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम. स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना. इलेक्ट्रॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट इज सेम एज इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन. और आज ही बताया ये क्वेश्चन कि अगर इस एनर्जी का एक फोटोन ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है तो वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा विद अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस मच -13.6, है ना. इज इट ओके? Yes, sir. सो फाइनली इलेक्ट्रॉन विल get out of atom with kinetic energy equals 15.1 minus 13.6. ये किया है, that will be 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसी से दोनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे. पहले क्वेश्चन का आंसर लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब डी ब्रोई इलेक्ट्रो वेवलेंथ, है ना. तो दैट इज, हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था, and this will be in angstrom, है ना. ये तो पढ़ा था. lambda was under root 150 by kinetic energy in electron volt. That will be lambda in angstrom, है ना. This is under root, ये देखो 100 हो गया, that is 10 angstrom. Okay. दूसरा stopping potential. तो stopping potential in volt for electron will be same as its kinetic energy in electron volt. So stopping potential in volt will be equal to
काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज वैलिड है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.5 volt. Is it okay? Yes, sir. चलो, तो यहां से समझ में आता है कि हम लोग बोर्स थ्योरी के अंदर भी डी ब्रॉयस थ्योरी की बात कर सकते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में। तो उसकी बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे तरीके से हम लोग डी ब्रॉयस थ्योरी को अप्लाई करेंगे बोर्स मॉडल में। So next topic is application of de Broglie's theory in Bohr's model. सबसे पहली चीज, अगर हम लोग डी ब्रोइज वेवलेंथ पूछ रहा हो किसी nth ऑर्बिट में, सो of an electron in nth orbit of a single electron system जिसका Z मान लो Z लिखा है, वो अगर निकालना है, लैम्डा क्या होता है, दैट इज h अपॉन mv, है ना, ये तो फॉर्मूला है। Yes, sir. अब क्या करते हैं हम लोग, एक और फॉर्मूला था, याद करो, बोर ने जो यूज किया था mvr इक्वल्स nh बाई 2 ये यूज किया था ना, Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ऐसा बोल के यूज किया था। इसमें देखो, अगर मैं h अपॉन mv निकालना चाहूं तो वो आ जाएगा 2πr बाय n, है ना, h अपॉन mv will become 2πr अपॉन n। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं दिस विल बी 2πr अपॉन n। इससे दो चीजें आती हैं समझ में। सर हाँ, सर ये MUR वाला नहीं समझा। ये वाला, ये तो हम लोगों ने बोर्स मॉडल में यूज किया था ना, mvr इज एंगुलर मोमेंटम, इट विल बी क्वांटाइज्ड, सो इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2π, बोर्स क्या मॉडल, सर? तो दैट वाज nh बाय 2π, ये तो यूज किया था। तो सर वो H/MU कैसे हुआ? अभी क्या किया, u नहीं v रखो, दिस इज v, स्पीड है ना, तो अब क्या करो, mv को राइट साइड ले जाओ नीचे और 2π को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा। चलो अभी क्या करता हूं मैं, mv को इधर लेके जाता हूँ, 2π को इधर लेके आता हूँ, तो 2πr इज nh बाय mv लिख सकते हैं ना। या सर। सो अभी क्या करो, n को भी इधर लेकर, 2πr बाय n इज इक्वल टू h अपॉन mv, या सर, हाँ। h बाय mv इज 2πr बाय n। इसके या दो सर। वाला रिजल्ट क्या है कि लैम्डा क्या आ गया, तो 2π बाय n इनटू, याद करो r का फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है, 0.529 इनटू n स्क्वायर बाय z इन एंगस्ट्रॉम, है ना। Yes, sir. या सर। देखो एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज सिंपली 2π इनटू 0.529 इनटू n बाय z एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। और दूसरा क्या मिल रहा है कि देखो, यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, n इंटू लैम्डा इक्वल्स 2π, ये भी तो लिख सकते हैं। इसमें देखो n इंटू लैम्डा विल बी 2πr, लिख सकते हैं ना।
Yeah, sir. 2 pi r क्या होता है? What is 2 pi r? सर्कल के लिए Radius. r is radius. What is 2 pi? Circumference. Sorry, circle. Circumference है ना. तो ये जो पूरा सर्कमफेरेंस है that can be equal to n into lambda. Lambda is length of one wave, है ना. Lambda was wavelength, जिसको हम लोगों ने बोला था lambda was the length of one wave. तो Yes, sir. n waves का length is total circumference of the orbit. Yeah, sir. हाँ सर. इसका मतलब क्या बोलेंगे, nth ऑर्बिट में there are n number of waves. ठीक है. Yeah, sir. हाँ तो सर. हम लोग इसको बोलेंगे this is circumference of orbit. Of nth orbit. So यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि there are n number of waves in nth orbit. ठीक है. So conclusion क्या है यहाँ से, n waves are present in nth orbit. कहीं डाउट है तो पूछ लोगे, अदरवाइज नोट करो. ये अलग से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया. सर तो फिर ये फॉर्मूला के हिसाब से सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव रहेंगे. 2 वेव रहेंगे, थर्ड में 3, फोर्थ में 4. इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड वेव कितने हो. ठीक है. हाँ सर. Excuse me, sir. क्या? So please repeat the whole thing again. I was disconnected. MVR equals NH by 2 pi, Bohr's theory पढ़ा था, याद है. Yes, sir. क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोल के. Yes, sir. We can write 2 pi r equals NH by MV. MV को इधर ले आए, 2 pi को इधर ले आए. ठीक है. Yes, sir. Now we can write n को भी इधर लेकर आ जाओ, तो 2 pi r by n is nothing but h by mv, and h by mv को ही Yes, तो sir. dipole wavelength बोला था, है ना. We have got the formula of lambda in Bohr's orbit. It will be 2 pi r by n. Is it okay? Yes, sir. Now r का formula already मालूम है ना हम लोगों को. This is the Yes, sir. formula in Bohr's orbit. तो उसको पुट कर दिया, तो n square के साथ कैंसिल करके there is just one n left, and you are having 2 pi into this thing into n by z. That gives you the formula of de Broglie wavelength in nth orbit for the electron, है ना. Yes, sir. दूसरी चीज क्या की मैंने, ये देखो n को इधर ले आओ, n into lambda is 2 pi r, and 2 pi r is actually क्या है, circumference होता है ना. Yes, sir. तो circumference, the complete circumference is covered by n number of wavelengths. Yes, sir. Wavelength is wave length of each wave, so there are n number of waves present in nth orbit. ये बोल सकते हैं. Yes, sir. That is the conclusion. Thank you, sir. नोट कर लिया सब लोगों ने. Yeah, sir. Time. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, नोट करो जरा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं. de Broglie wavelength of electron in first excited state of lithium 2 plus will be same as wavelength of electron in, and there are 4 options. A option is ground state of hydrogen. B option is second excited state of helium plus. C option is third excited state of carbon 5 plus.
and B option is second excited state of beryllium 3+. इसमें क्या है, पहला जो दिया हुआ है अपने पास अब ऑलरेडी फॉर्मूला आ चुका है 2 पाई इंटू 0.529 इंटू एन बाय जेड है ना। तो पहले वाले के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ lithium 2+, which means this is giving you n equals 2 and this is giving you z equals 3. तो इसका लैम्डा जो होगा that will be 2 pi into 0.529, ये तो पूरे में सेम रहेगा ना, and then into n by z. सर वो 2 पाई इंटू 0.529 तो सबके लिए कांस्टेंट ही रहेगा ना? हाँ, तो बाकी बच गया n by z का वैल्यू सेम आना चाहिए ना। हाँ सर। 2/3 एंगस्ट्रॉम। सो इतना ही अगर इसमें चाहिए तो देखो किसमें आएगा, इसके लिए देखो n by z कितना आएगा, तो n is 1 and z is 1. So A ऑप्शन में n by z is 1/1, that is 1, which is not same as 2/3 है ना। तो इसके लिए जो n by z आ रहा था actually that was 2/3. So we need to find out किसके लिए n by z is 2/3. B ऑप्शन में n is 3. Okay, so what I was saying कि first देखना है कि इसके लिए n by z कितना है, that is 2/3. The option which is giving you n by z equals 2/3 will be the answer, है ना। So B option में if you see n equals 3, z equals helium plus है तो z equals 2. तो n by z is 3/2, not 2/3. So this is also not our answer. C option में n is 4 and z is 6. So n by z is 4/6. That means 2/3. That is the answer. D option भी चेक कर लेते हैं। D में n equals 3 and z equals 4. So n by z is 3/4. That is also not safe. That is also not our answer. So C is the right answer. Clear है? Yeah, sir. हाँ सर। So this was one of the application की directly formula based क्या questions हो सकते हैं, that we have seen. दूसरी चीज क्या है, याद करो, one of the drawback of Bohr's model was that he was unable to explain the quantization of angular momentum. Why he was doing that? एक ही explanation बोला था कि ऐसा लेने से I am getting the right results, है ना, the calculated result will be matching with the observed result. That was the only explanation. But actually why you should take that quantized angular momentum, वो explanation de Broglie theory से आ गई, ठीक है। That is one of the achievement of Bohr कि जो चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी उन चीजों का भी एक रिजल्ट उन्होंने कैरी कर लिया था। तो पार्शियली हम लोग कह सकते हैं कि he was actually considering the wave nature of electron when he was writing angular momentum to be quantized. देखते कैसे। तो second thing is explanation of quantization of angular momentum. कैसे कहेंगे, अगेन थोड़ी सी थ्योरी है जो फिजिक्स की, जो तुमको अभी जस्ट एज अ रिजल्ट समझ लो कि व्हेन देयर इज अ स्टैंडिंग वेव ऑन अ क्लोज्ड पाथ इट विल ऑलवेज बी हैविंग इंटीग्रल नंबर ऑफ टोटल वेव्स, ठीक है। सो अ स्टैंडिंग वेव ऑन अ क्लोज्ड पाथ standing wave on a closed path must have integral number of waves, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स विल बी 1 2 3 4 ऐसा रहना चाहिए। सो लेट in nth orbit x number of या x waves are present. हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअली डायरेक्टली मैंने तुमको ये बता दिया है ऑलरेडी
कि उस पूरे सर्कमफेरेंस में अगर एक्स वेव प्रेजेंट है तो एक्स इंटू लैम्डा शुड बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट, है ना? इज इट ओके? क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. नाउ इफ यू सी x इंटू, और लैम्डा को डी ब्रॉय ने बोला यू शुड राइट h अपॉन mv, तो यहां से आ गया देखो x इंटू एच अपॉन 2 पाई इक्वल्स mvr, आ गया ना? which means mvr is the angular momentum, so mvr which is angular momentum is equal to x times h by 2 pi, and x is an integer. सर एक्स को एन लिख सकते हैं ना? हाँ, अब तो एक चीज समझ में आई कि x एक इंटीजर है, इसका मतलब mvr जो है वो h by 2 pi में क्वांटाइज्ड है, दैट इज वन थिंग. एंड इफ यू कंपेयर दिस थिंग विद द बोर्स मॉडल, तो वहां x की जगह उन्होंने क्या लिखा था? n लिखा था, है ना? तो x इज नथिंग बट n, है ना? दो कंक्लूजन दिखे यहां से. कंक्लूजन पहला, एंगुलर मोमेंटम in nth Bohr orbit is quantized and an integral multiple of h upon 2 pi. That is first conclusion, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो डी ब्रॉय की थ्योरी से एक्सप्लेन हो रही है. दूसरी चीज, वो x इज नथिंग बट n, है ना? बोर ने बोला था nh by 2 pi, इनके हिसाब से x नंबर ऑफ वेव्स, तो नंबर ऑफ वेव्स in nth orbit is nothing but n. पिछली बार मैंने इसको तुमको डायरेक्टली बता दिया था. So that is nothing but x is nothing but n, है ना? Any doubt? नोट कर जाओ, डाउट है तो पूछ लो. सर कंक्लूजन इज कंक्लूजन क्या बताया? देखो, mvr इज एन इंटीजर इनटू h by 2 pi, है ना? यस सर. तो इसका मतलब है mvr जो है वो h by 2 pi हो सकता है, 2h by 2 pi हो सकता है, 3h by 2 pi, बिकॉज x इज ऑलवेज एन इंटीजर. तो यही चीज तो बोर ने बोली थी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. उन्होंने बोला था एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी क्वांटाइज्ड इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना? एंड इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बोला था ऐसा लेना. क्लियर पॉइंट? यस सर. Now we can understand कि why MVR should be quantized in terms of h by 2 pi. In that we are using lambda equals h by mv. That means we are using de Broglie's theory, है ना? यस सर. So he was using indirectly the wave nature of electron without knowing, है ना? उनको पता नहीं था ऐसा कुछ आने वाला है आगे, but he was using it because उनका सेंस ये था कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ ना कि MVR equals some integer into h by 2 pi, I'll be getting the right results. ठीक है? यस सर. तो दैट वाज फर्स्ट रिजल्ट कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है. इसका एक्सप्लेनेशन यहां से आ रहा है डी ब्रॉयस थ्योरी से. और दूसरी चीज मैंने अभी यहां लिखा x into h by 2 pi where x is number of waves. बोर ने वहीं पर x की जगह क्या लिखा था? n लिखा था, है ना? यस सर. which was the orbit number, है ना? यस. तो उन दोनों को कंपैरिजन करके क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू n. x इज n, है ना? अगर इस एक्सप्रेशन को बोर के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो x इज व्हाट? n, यस सर. है ना? और x क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ वेव्स. n क्या था? ऑर्बिट नंबर. तो नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू ऑर्बिट नंबर. क्लियर है? यस सर. तो जो पूछे पांचवें ऑर्बिट में कितने वेव्स, तो 5 वेव, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. एक प्रॉब्लम आई, याद करो, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल में मैंने दो चीजें लिखी थी. इट इज नॉट इन अग्रीमेंट विद डी ब्रॉयस थ्योरी एंड also there was something called Heisenberg's uncertainty principle.
है ना, ये Yes, दो sir. चीजें लिखी थी मैंने लास्ट पॉइंट एकदम। नाउ डी ब्रॉयस थ्योरी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर करना है। पार्शियली ही वाज कंसीडरिंग विदाउट नोइंग इट, बट उसके अलावा जो दूसरी थ्योरी आई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगेन जर्मन फिजिसिस्ट थे हाइजेनबर्ग, तो उन्होंने एक कहानी बनाई और वो कहानी जो थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी इनिशियली, बाद में उसका एक इजियर वर्जन बनाया गया जो तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। तो डिफिकल्ट वर्जन इज सो डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एट दिस लेवल। इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट को नहीं समझ में आया। तो पहले इसका बेसिक समझो कि अगर मैं बोलूं कोई चीज यहां से चल के यहां तक ऐसे आई, आई हैव ड्रॉन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ ऑफ दिस पार्टिकल, है ना, इज इट ओके? Yes, sir. सो ये ट्रेजेक्ट्री बताने का क्या तरीका होता है, यू मस्ट नो टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। पहला, मैं कहां पे खड़ा हूं एंड मैं किस डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा हूं, इज इट ओके? कोई चीज यहां पे है और फिर अगले मोमेंट में वो किस पॉइंट पे जाएगा, उसके लिए दो चीजें जाननी थी। एक तो यहाँ पे खड़ा है ये पता होना चाहिए, और दूसरा किस डायरेक्शन में किस स्पीड से बढ़ रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में बढ़ने वाला है तो इधर जाएगा, है ना, तो इस तरह का ट्रैजेक्टरी। मान लो फिर वो इधर घूम गया तो इधर हो गया, फिर इधर चला गया तो इधर हो गया, फिर इधर गया तो इधर हो गया, है ना। तो ये जो पूरा ट्रैजेक्टरी तुम किसी का पाथ जो ड्रॉ करते हो, इट रिक्वायर्स टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। वन थिंग इज मोमेंटम एंड अनदर थिंग इज, मोमेंटम मतलब स्पीड भी कह सकते हो, and another thing is the position of that particle. Is it okay? Yes, sir. किसी भी पॉइंट पे अगर तुम एक चीज मिस कर दो तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना, क्लियर है? या तो पोजीशन की गड़बड़ी हो जाए या उसके स्पीड या मोमेंटम की गड़बड़ी हो जाए, वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन या तुम्हारा मोमेंटम का गड़बड़ हो जाए, देन यू कैन नॉट ड्रॉ द ट्रैजेक्टरी, ठीक है। सो Yes, sir. अब याद करो बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। इसके दो कहानियां थी कि ये एट ए डिस्टेंस हाइड्रोजन में 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम पे है और इसकी स्पीड जो है दैट इज 2.188 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब है उन्होंने जो ये सर्कुलर ऑर्बिट की बात की, ये ट्रैजेक्टरी तभी तुम बता सकते हो व्हेन यू आर नोइंग द पोजीशन एंड द स्पीड एट एवरी पॉइंट। इसका मतलब है बोर ने जब ये यूज किया तो ही वाज नोइंग और ही वाज क्लेमिंग टू नो द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। क्लियर अभी तक जो बोला? Yes, sir. नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग, उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सीधा है, ऐसा नहीं कि देयर इज अ कंफ्यूजन। उन्होंने सीधा वर्ड यूज किया, इट इज इम्पॉसिबल टू असर्टेन मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली फॉर एनी पार्ट, इम्पॉसिबल। और इस यही एक स्टेटमेंट है जो पूरे बोर्स मॉडल को स्क्रैप में भेज देती है और बोलती है नया फिजिक्स चाहिए या नया मैकेनिक्स का ब्रांच चाहिए in which you cannot actually draw the trajectory of electron, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां था, ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा आया, ये जो कहानियां अभी तक बोलते रहे थे वो पूरी कहानी फेक निकली। ऐसा हम लोग बोल ही नहीं सकते। वी कैन नॉट टॉक अबाउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, ठीक है। सो लेटेस्ट मॉडल will not tell you the trajectory of electron inside the atom. It will be talking about the probability of finding an electron at a given place, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट Yes, sir. ट्रैजेक्टरी पता ही नहीं पता है। दैट वाज कमिंग फ्रॉम Heisenberg's uncertainty principle. What is this theory? It is impossible to ascertain position and momentum simultaneously, ठीक है। अगेन this theory is applicable to every matter, all the matters,
but is significant and must be considered for microscopic particles like electron inside an atom. Okay. Any doubt in this point? No, sir. तो इसमें क्या है, अब ये इसके लिए उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मेशन भी किया. क्या बोला कि देयर विल बी समथिंग कॉल्ड डेल्टा एक्स इनटू, वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर वेक्टर हो गया होगा तो डॉट प्रोडक्ट जानते होगे ना? No, sir. नहीं, ठीक है. तो अभी के लिए इतना समझ लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई. और ये एच अपॉन 4 पाई जो होता है दैट इज एच क्रॉस. याद करो, एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस बोल दिया था हम लोगों ने ना, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 10. ओके, तो एच क्रॉस इज नथिंग बट एच अपॉन 2 पाई. ये फॉर्मूला बोला. अब इसमें डेल्टा पी क्या है? तो दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. And momentum, P is momentum. डेल्टा एक्स क्या है? तो दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. तो किसी एक को अगर निकालना चाहोगे तो कैलकुलेशन पर्पस से तुम इक्वलिटी होल्ड करवा सकते हो. तो देखो, डेल्टा एक्स विल बी एच बाय 4 पाई इंटू डेल्टा पी नीचे रहेगा. अगर तुम डेल्टा पी को जीरो करना चाहोगे तो डेल्टा एक्स इंफिनिटी को टेंड करने लगेगा, है ना? Yes, sir. So we write when delta p Can you repeat the tends last to statement? 0, delta x will be tending to infinity, and when delta x tends to 0, delta p will start tending to infinity. Is it okay? नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो, फिर इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं 5 मिनट में. सर आपने लास्ट में क्या बोला? क्या बोला यहाँ पे? देखो, डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे? एच बाय 4 पाई इंटू डेल्टा पी नीचे रहेगा ना. ठीक है, अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करूं, अगर इक्वलिटी होल्ड करवा दूं तो डेल्टा एक्स इज एच बाय 4 पाई इंटू डेल्टा पी. क्लियर है? यस सर. अब इसमें डेल्टा पी की जगह मैं जीरो लिख दूं तो सम कांस्टेंट बाय जीरो क्या होता है? इंफिनिटी को टेंड करता है ना. यस सर. तो वैसे लिखा, डेल्टा पी को जब जीरो की तरफ टेंड करवाए तो डेल्टा एक्स इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा. डेल्टा पी अगर निकालना चाहूं तो दैट विल बी यहाँ पे डेल्टा एक्स आ जाएगा. अगर मैं डेल्टा एक्स जीरो लिखना चाहूं तो ये पूरा इंफिनिटी की तरफ टेंड करने लगेगा ना. तो इसलिए कहा किसी एक की अनसर्टेनिटी को तुम जीरो कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो इसलिए बोला इट इज इम्पॉसिबल टू असर्टेन पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली. Done, sir. ना इसी में अब वेरिएशन क्या हो सकता है? डेल्टा पी, पी इज नथिंग बट एम इंटू वी, है ना. सो इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. व्हाट वी कैन राइट इज, यहाँ पे डेल्टा एक्स इनटू, अब डेल्टा पी को हम लोग लिख सकते हैं एम डेल्टा वी. एम इज कांस्टेंट, है ना. अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मास भी डायनेमिक कहा जाता है, लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं. सो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई. तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम. अब यहाँ पे डेल्टा वी को हम लोग बोल देंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. सर एम डेल्टा वी क्या क्या फिर से? मोमेंटम याद करो ना, पी वाज नथिंग बट एम इनटू वी, है ना. यस सर. डेल्टा पी विल बी डेल्टा ऑफ एम वी, और अगर वी कांस्टेंट है तो वी को डेल्टा से बाहर निकाल सकते हैं ना.
if m is constant, डेल्टा का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एम बी माइनस इनिशियल एम बी में अगर m कांस्टेंट है तो m को कॉमन ले सकते हैं ना, यस सर। तो m कॉमन आ गया, v2 माइनस v1 को डेल्टा v लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस यू कैन यूज इक्वलिटी। ठीक है, कुछ नोट लिख लेंगे। फर्स्ट नोट इज जिस डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा उसी डायरेक्शन में अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी भी हो। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी is same as the direction of uncertainty in position. There will be one question in your module जिसमें पूछेगा अगर uncertainty in position is in x direction, so uncertainty in momentum will be also in x direction. ठीक है, that's one thing. दूसरी चीज क्या है, यहाँ पोजीशन और मोमेंटम जो है उनको कहा जाता है दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल। मतलब एक को जीरो की तरफ अप्रोच कराओगे दूसरा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, दूसरे को अगर जीरो की तरफ अप्रोच कराओगे पहला इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स कहते हैं। ऐसे और भी वेरिएबल्स है, वन ऑफ देम इज एनर्जी एंड टाइम। यहाँ हम लोग बोलते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम are complementary variables मतलब दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली असर्टेन नहीं किया जा सकता। वेरिएबल्स सिमिलरली एनर्जी एंड टाइम आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स। तो उनके लिए भी लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ठीक है, तो डेल्टा टी को बोलेंगे दिस इज अनसर्टेनिटी इन टाइम एंड डेल्टा ई को बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। दिस इज अनसर्टेनिटी इन टाइम and this will be called uncertainty in energy. Sir, is this included in Heisenberg uncertainty principle? Yes, yes, yes. Done? Yes, sir. इसके क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड की। मान लो डेल्टा वी दे दिया, डेल्टा एक्स पूछ लिया, डेल्टा एक्स दे दिया, डेल्टा वी पूछ लिया, वैसे डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स का दे दिया। जैसे एक आध क्वेश्चन रहेगा अगर डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर है न्यूमेरिकली तो व्हाट विल द डेल्टा वी, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स डेल्टा पी करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह डेल्टा पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और वहां से फिर हम लोग डेल्टा पी निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको मॉड्यूल में, सॉल्व कर जाओगे। आई एम शेयरिंग द होमवर्क टुडे। ठीक है, तो दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज है ये कहाँ आगे लेकर गया। तो जैसा मैंने स्टार्ट में ही बताया था, इफ यू कैन नॉट असर्टेन momentum and position simultaneously, that means you cannot draw the trajectory of electron, and especially when we are talking about microscopic particles we cannot draw the trajectory of the electron like electron in an atom जो अभी तक हम लोग सर्कुलर पाथ बोल रहे थे, हाइजेनबर्ग ने बताया you cannot do it। ठीक है, सो इसका मतलब है ये जो कहानी चल रही थी by certainty of the trajectory वो थी क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड। हाइजेनबर्ग ने बताया दिस इज नॉट सफिशिएंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सो वी नीड अ डिफरेंट ब्रांच ऑल टुगेदर। सो दैट मतलब वो रैंडम रहेगा ना? क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें
हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करेंगे तो बोलेंगे इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक। मतलब तुम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते, यू कैन जस्ट टॉक अबाउट कि इलेक्ट्रॉन के किसी एक पॉइंट पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो बोला जाता है एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, द नेचर इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉट डिटर्मिनिस्टिक इन। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं, वी कैन नॉट ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसलिए जब तक तुमको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है, देखो पूरा पाथ तुम ड्रॉ कर सकते हो ना, अ मैन इज मूविंग ऑन दिस पाथ, हम लोग जो पाथ पे मूव करते हैं उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज एप्लीकेबल देयर आल्सो बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। But when you are talking about microscopic particles, like particularly electron inside an atom, so you cannot be deterministic, you have to be probabilistic. So जो latest model आया, that was based on quantum mechanics, in which we are not going to talk about the path or trajectory of electron, we'll just be talking about the probability of finding an electron at a given point inside the atom. ठीक है, तो इसकी बात होगी। और दूसरी चीज, you must include the dual nature of electron again. So we'll be talking about electron as a wave as well as electron as a particle. इन दोनों चीजों को मर्ज करके जो नया मॉडल आया, that was called quantum mechanical model of atom, and that model is based on quantum mechanics definitely. And in that you will be talking about, or we will be talking about, the dual nature of electron, that means particle nature as well as wave nature. And then we will not be interested in the trajectory of the path of the electron, because we cannot do that. So we'll be talking about probability of finding an electron. ठीक है, so next class में यहीं से continue। ठीक है, Okay, sir. okay, चलो, bye everyone। Bye, sir.